तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से भाई ब्रजराज सिंह जी ब्रज को बुलाना चाहता हूँ। बहुत देश के बड़े कवि हैं और इन दिनों जहाँ पे भी जा रहे हैं खूब सम्मान इनको मिल रहा, खूब प्यार मिल रहा है कि उजालों की चाहत रखोगे तो उजाला मिलेगा, कोशिश करोगे तो रेगिस्तान में भी फूल खिलेगा, नफरत की आग भड़काने से कोई फायदा नहीं, पड़ोसी का घर जलाओगे तो तुम्हारा भी घर जलेगा, पड़ोसी का घर जलाओगे तो तुम्हारा भी। जोरदार ताली ब्रजराज सिंह ब्रज रतलाम के लिए। सदन में विराजमान भीनमाल के सभी काव्य रसिकों को प्रणाम करता हूँ, बहनें बैठी हुई नमन करता हूँ। बहुत अच्छी बात कर रहे थे अभी कमलेश जी, जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ तब से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मेरे बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें की। अभी भी खड़े हुए तो वो उनका बता रहे थे राधे श्याम जी का कि वो पतझर के बाद का क्या हूँ और मैं शादी के बाद का भंगार हूँ। इनकी जो असली समस्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है कि रोज़ कवि सम्मेलनों में रहते हैं, देश 365 दिन में से 265 दिन कवि सम्मेलनों में रहते हैं। और इस कारण से क्या हुआ कि किसी दोस्त ने इनके साथ किसी तरह की कोई बात करते हुए कुछ ऐसी बात कह दी कि इनके दिमाग में शंका का बीज बो दिया। अब इनको ये शंका हो गई कि यार घर पे कुछ गड़बड़ है। ये जैसे ही कवि सम्मेलन के लिए घर से निकले, ट्रेन में बैठे, रतलाम तक पहुँचे और भाभी जी को फ़ोन करते हैं, कहाँ हो? भाभी जी से पूछते हैं, भाभी जी कहती है घर पर हूँ। बहुत बुद्धिमान आदमी है। अब बोलते हैं कि घर पर है तो मिक्सर चला के बता। भाभी जी ग्रर मिक्सर चला देती है, इनको तसल्ली हो जाती है। पिछले दिनों क्या हुआ कि एक कवि सम्मेलन कैंसल हो गया। ये रतलाम तक आए थे, वापस दूसरी ट्रेन पकड़कर नागदा पहुंच गए। घर पर गए तो घर पर ताला लगा हुआ। पड़ोस वाली भाभी जी से पूछा कि कहाँ गई? भाभी जी ने कहा कि भाई साहब मालूम नहीं है, वो तो रोज मिक्सर लेके सुबह आप जाते हो, आपके पीछे पीछे ही चली जाती है। पर भाई साहब अपन भी किसी का उधार नहीं रखते हैं यार। हम इतनी देर से आप हमारे को कर रहे थे। मैं आदरणीय नरपत सिंह जी राव का आदेश होता है, आदरणीय गिरीश भाई साहब का आदेश था, आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मैं 10-15 मिनट आपके लूँगा। अभी भाई पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि इन सब ने कोशिश करी कि आप लोग चले जाएं और आप इतने लोग बचे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ये आयोजन शुरू हुआ था, और हर साल जब ये आयोजन शुरू होता है, शुरुआत में भीड़ बहुत सारी होती है, पर सुनने वाले सिर्फ इतने ही लोग होते हैं। आज भी भीड़ कितनी भी थी, उस समय भी सुनने वाले यही थे, और अब भी मेरा सौभाग्य है कि सारे सुनने वाले यहां पर बैठे हुए हैं। मैं कुछ देर आपके बीच खड़ा रहना चाहता हूं। आज का जो पर्व है, नववर्ष, जो भारतीय नववर्ष है, भाई गिरीश भाई साहब ने बहुत सारी बातें कही है। चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1875 को महर्षि दयानंद ने मुंबई के गोरेगांव स्थित कांकरवारी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना क्यों की थी, मैं कुछ पंक्तियां छोटी छोटी लिखकर लाया हूं, 3-4 छोटी 4-4 पंक्तियां। अगर आप इजाजत दें कि आज अगर महर्षि दयानंद सरस्वती के जो आर्य समाज की स्थापना हुई है उसको हम स्मरण कर रहे हैं, नव वर्ष को स्मरण कर रहे हैं, तो क्या उनके जो उद्देश्य रहे होंगे उनको 2-3 मिनट आप दे दें, मैं उसके बाद अपनी कविताएं पढ़ूंगा। अगर आप पीछे, आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए करना चाहता हूं कि अगर आपने महर्षि दयानंद सरस्वती को विस्मृत कर दिया तो बहुत मुश्किल होगी इस देश को, इस राष्ट्र को, इस सनातन राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए। तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि होली, दिवाली, राखी जैसे पर्व हैं, किस स्वाभिमान, किस गर्व की बात स्वामी दयानंद सरस्वती आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और जो लोग मुझसे सहमत हो वही हाथ खोलना। होली, दिवाली, राखी जैसे पर्व है, देवी देवता गण और गंधर्व है,
मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक, मुझे अपने सनातनी होने पर गर्व है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक, मुझे अपने सनातनी होने पर गर्व है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है बात सूक्ष्म हो, लेकिन जितने यहां पर वरिष्ठ बैठे हैं मुझे विश्वास है कि बात आप तक पहुंचेगी कि जात पात ऊंच नीच के झमेले में मत उलझो। जो यूपी के लोगों ने करके दिखाया है, जात पात ऊंच नीच के झमेले में मत उलझो। हिंदू सिख बौद्ध जैन निज धर्म के मर्म को समझो। जात पात ऊंच नीच के झमेले में मत उलझो। हिंदू सिख जैन बौद्ध निज धर्म के मर्म को समझो। अरे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर क्यों आपस में तनातनी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, फिर क्यों आपस में तनातनी है। अरे हम सब एक, हम एक, हमारा रक्त एक, हम एक, हमारा रक्त एक, हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। और अंतिम चार पंक्तियां आपने मुझे इतनी देर इस विषय को, हो सकता है आप उससे ताल्लुक न रखते हो, लेकिन मैं दयानंद सरस्वती के एक भाव को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। विनम्रता से थोड़ा सा सुन लीजिए कि भारत भू पर पुनः वेद मंत्रों को गुंजाने निकल पड़ो। जितने युवा हैं उनसे आप समझ लें कि महर्षि दयानंद सरस्वती आपसे आह्वान कर रहे हैं, भारत भू पर पुनः वेद मंत्रों को गुंजाने निकल पड़ो। निकलो पर ब्रह्म की महिमा गाने निकल पड़ो। तोड़कर ऊंच नीच जात पात की सारी दीवारें, आज धर्म ध्वजा सनातन की लहराने निकल पड़ो। मित्रों, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी कविताएं हुई। कुछ बहुत अच्छी कविताएं सुनी आपने, कुछ बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, कुछ बहुत अच्छा लिखने वाले थे। मैं कुछ कविताएं आपके बीच रखना चाहता हूं। यूपी के चुनाव को चार पंक्तियों में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे ही यूपी चुनाव के नतीजे आए, बहन जी ने कहा कि ईवीएम, एक शब्द उन्होंने कहा। उसके बाद जब अखिलेश जी से कुछ पूछा गया तो उन्होंने भी घूम फिरकर कहा कि ईवीएम। देखते ही देखते राहुल भैया भी ईवीएम पर आ गए, और हद तो तब हो गई कि जब केजरीवाल जी ने भी ईवीएम के माथे ठिकरा फोड़ दिया। मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपसे जुड़ने की कोशिश करना चाहता हूं कि सूर्य के सम्मुख दीप जला उजास कर रहे हैं। सूर्य के सम्मुख दीप जला उजास कर रहे हैं, ये खिले गुलाब को गेंदा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचंड जीत भाजपा की 325 सीटें अपने जहन में रखना। सूर्य के सम्मुख दीपक जला उजास कर रहे हैं, ये खिले गुलाब को गेंदा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे दिल्ली, बिहार, पंजाब तक तो ईवीएम ईमानदार थी। दिल्ली, बिहार, पंजाब तक तो ईवीएम ईमानदार थी, क्योंकि वहां इन्हें मिली जीत बहुत शानदार थी। पर यूपी में मिली करारी हार तो ईवीएम बेईमान हो गई। पर यूपी में मिली करारी हार तो ईवीएम बेईमान हो गई। साइकिल, हाथी, हाथ, झाड़ू, सबकी सोच एक समान हो गई। पर यूपी में मिली करारी हार तो ईवीएम बेईमान हो गई। साइकिल, हाथी, हाथ, झाड़ू, सबकी सोच एक समान हो गई। मित्रों, सच तो यह है। अगली दो पंक्तियां अगर आप तक पहुंचे तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। पर मित्रों, सच तो यह है, मोदी की आंधी में इन सबके छप्पर उड़ गए हैं। पर मित्रों, अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो समर्थन करना। पर मित्रों, सच तो यह है, मोदी की आंधी में इन सबके छप्पर उड़ गए हैं। और ईवीएम बेचारी क्या करे। अरे ईवीएम बेचारी क्या करे।
जब यूपी की जनता के तार मोदी से जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा माहौल चल रहा था यूपी चुनाव का। अखिलेश जी खुश थे, राहुल जी खुश थे, सारा चल रहा था। राहुल जी को लग रहा था कि हम पूरी 403 सीटें लड़ेंगे और 2/3 बहुमत लाएंगे। अखिलेश जी को लड़ रहा था कि हम भी 403 लड़ेंगे, 2/3 बहुमत लाएंगे। राहुल जी ने नारा दिया 27 साल यूपी बेहाल। लेकिन अचानक क्या हुआ कि दूसरे दिन सुबह हमने देखा कि दोनों युवा आपस में गलबैया करते हुए कह रहे थे कि यूपी को ये साथ पसंद है। और यही बात शायद यूपी की जनता को पसंद नहीं आई। मैं 4 पंक्तियां इस बेमेल योग पर आपके बीच पढ़कर थोड़ी सी देर देश की बात करना चाहूंगा कि क्या हुआ। सवेरे जो कहे उसे सांझ से पहले ही नकार दे, कुछ देने को कहो तो ऊंट के मुंह में जीरे का बघार दे। हाँ, आश्वासनों के जरूर ट्रक भर भर के उपहार दे। ये कमाल ऐसा करे कि कवेलू के टापरे पर हेलीकॉप्टर उतार दे। और वोटों के लिए क्यों कांग्रेस और सपा हारी, और वोटों के लिए सगे बाप की चड्डी बीच चौराहे पे उतार दे। और कुर्सी के वास्ते अपनी मां के सीने में भी खंजर उतार दे। मित्रों, 28 सितंबर 2016 की रात, और जब जैसे ही 29 सितंबर 2016 लगा, रात 12:30 बजे हिंदुस्तान की सेना के 150 जवान भारत की सीमा को पार कर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश हुए। उसका कारण यह था कि 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान ने एक आतंकी हमले में हमारे 19 जवानों को शहीद किया था। तब 28 और 29 सितंबर की रात हिंदुस्तान की सेना ने एक जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया। मैं उस रात को क्या हुआ होगा, रात के 12:30 बजे से लेकर 4:32 तक क्या हुआ होगा, वहां पर कैसा घटनाक्रम रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा, एक छोटी सी रचना आपके बीच पढ़ने की अनुमति चाहता हूं कि जब प्रेम प्यार मनुहार की सब कोशिशें बेकार हो गई। जब प्रेम प्यार मनुहार की सब कोशिशें बेकार हो गई, जब फूलों के बदले उधर से बमों की बौछार हो गई, जब छाती पर चढ़ाया शत्रु हाथ में नंगी तलवार लिए, जब बोराए शत्रु ने आतंकी हमले बार बार किए, गुरुदासपुर पठानकोट तक तो वो फिर भी मन मार गया। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो समर्थन करना। गुरुदासपुर पठानकोट तक तो वो फिर भी मन मार गया, पर उड़ी में 19 जवानों की शहादत पर उसका भी संयम हार गया। तब उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का विप्लवी संकल्प धारण कर लिया। तब उसने ईंट का जवाब पत्थर से देने का विप्लवी संकल्प धारण कर लिया। छोड़े त्यागे दोस्ती के सबराग और प्रतिशोध के मंत्र का उच्चारण कर लिया। देखते ही देखते अगली पंक्ति अगर पहुंचे तो फिर एक भी हाथ खामोश न रहे। देखते ही देखते कूटनीति के मोर्चे पर उसने पाक को कड़ा सबक सिखला दिया। देखते ही देखते कूटनीति के मोर्चे पर उसने पाक को कड़ा सबक सिखला दिया और देकर सेना को सर्जिकल आदेश मोदी ने अपना 56 इंची सीना भी दिखला दिया। देखते ही देखते कूटनीति के मोर्चे पर उसने पाक को कड़ा सबक सिखला दिया और देकर सेना को सर्जिकल आदेश मोदी ने अपना 56 इंची सीना भी दिखला दिया। अगली पंक्तियां जो मैं पढ़ रहा हूं, हिंदुस्तान की सेना के शौर्य को, पराक्रम को, पौरुष को आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई निवेदन नहीं करूंगा कि आप मेरा समर्थन करना, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा कचोट दे तो फिर अपने एक भी हाथ खामोश न रहे कि जैसे ही हुक्म मिला सेना को, जैसे ही रात के 12:30 बजे, कल्पना करना अपने आप को, कल्पना में उस स्थान पर ले जाना, जैसे ही हुक्म मिला सेना को, सेना शत्रु पर चढ़ दौड़ी।
जैसे ही हुक्म मिला सेना को, सेना शत्रु पर चढ़ दौड़ी। अरे घर में घुसकर दुश्मन के उसने दुश्मन की हड्डी तोड़ी। कुछ मूर्खों ने कहा कि हमें सबूत चाहिए इस घटना का। तब कहना चाहता हूं कि जैसे ही हुक्म मिला सेना को, सेना शत्रु पर चढ़ दौड़ी। घर में घुसकर दुश्मन के उसने दुश्मन की हड्डी तोड़ी। और इस बार नया क्या हुआ? इस बार सेना ने न चिट्ठी, न पत्र, न सूचना, न कोई दस्तावेज दिया। इस बार सेना ने न चिट्ठी, न पत्र, न सूचना, न कोई दस्तावेज दिया। सीधे 7 कैंप नष्ट करे, 50 आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया। वाह भाई ब्रजराज जी, बहुत अच्छी पढ़। इस बार सेना ने न चिट्ठी, न पत्र, न सूचना, न कोई दस्तावेज दिया। सीधे 7 कैंप नष्ट करे, 50 आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया। देखते ही देखते, कल्पना करें उस दृश्य की, देखते ही देखते रणबांकुरों ने रणचंडी का खप्पर बेरी के गर्म ताजे लहू से भर दिया। देखते ही देखते रणबांकुरों ने रणचंडी का खप्पर बेरी के गर्म ताजे लहू से भर दिया। और अपने 19 जवानों की शहादत का सारा हिसाब चुकता कर दिया। वाह भैया, वाह 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 वाह। अगली पंक्ति दूसरी पंक्ति अगर आप तक पहुंचे तो फिर एक भी हाथ खामोश न रहे। और अगर आपको लगे कि हिंदुस्तान की सेना का सम्मान इस तरह करना चाहिए तो 1 मिनट तक आपके हाथ हवा में लहराना चाहिए। मैं पंक्तियां पहुंचाता हूं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। लो एक बार फिर सेना ने अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहरा दिया। लो एक बार फिर सेना ने अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहरा दिया। अरे 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 किलोमीटर अंदर जाकर अमर तिरंगा लहरा दिया। वाह भैया, वाह वाह वाह, क्या काम हो गया। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 किलोमीटर अंदर जाकर अमर तिरंगा लहरा दिया। 29 सितंबर 2016 की सवेरे अजीत डोभाल साहब, भारत के सुरक्षा सलाहकार, ने सरताज अजीत साहब को फोन किया। उन दोनों के बीच क्या गुफ्तगू हुई, अखबारों में क्या छपा, लेकिन ब्रजराज सिंह ब्रज ये मानता है कि मेरी जो 4 पंक्तियां हैं, निश्चित तौर पर डोभाल साहब ने सरताज अजीज को यही बात कही होगी। और अगर मेरी बात आप तक पहुंचे, आपके विचारों से आप अगर उसका मेल हो जाए तो समर्थन करना। यदि अब भी तुमने, डोभाल साहब ने अगर सरताज अजीज से कहा हो, यदि अब भी तुमने इस सोए हुए सिंह से छेड़खानी करना नहीं छोड़ा, यदि अब भी तुमने इस सोए हुए सिंह से छेड़खानी करना नहीं छोड़ा, तो बाद में मत कहना या अल्लाह या मौला हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यदि अब भी तुमने इस सोए हुए सिंह से छेड़खानी करना नहीं छोड़ा, तो बाद में मत कहना या अल्लाह या मौला हमें कहीं का नहीं छोड़ा। याद रखना, सर्जिकल स्ट्राइक में सिर्फ 150 कमांडो गए थे, तो यह हाल हो गया। अगर पूरी की पूरी सेना सीमा रेखा पार कर जाए तो क्या हो सकता है। अगर मेरी पंक्तियां उस दृश्य को आप तक पहुंचा दे तो फिर आपकी तालियां सीमा पर खड़े नौजवानों तक पहुंचनी चाहिए। यदि अब भी तुमने इस सोए हुए सिंह से छेड़खानी करना नहीं छोड़ा, तो बाद में मत कहना या अल्लाह या मौला हमें कहीं का नहीं छोड़ा। याद रखना, जिस दिन हमारी सेना नियंत्रण रेखा को पार कर जाएगी, याद रखना जिस दिन हमारी सेना नियंत्रण रेखा को पार कर जाएगी, पाकिस्तान दुनिया दूरबीन लेकर भी तेरा चिन्ह नहीं ढूंढ पाएगी। याद रखना, जिस दिन हमारी सेना नियंत्रण रेखा को पार कर जाएगी, पाकिस्तान दुनिया दूरबीन लेकर भी तेरा चिन्ह नहीं ढूंढ पाएगी। उस दिन न दीन रहेगा न देश, न चांद तारों वाला निशान रहेगा। उस दिन न दीन रहेगा न देश, न चांद तारों वाला निशान रहेगा। अगर रहेगा तो दुनिया के नक्शे पर हमारा अखंड हिंदुस्तान रहेगा।
मैंने अपनी कविता का पाठ किया। एक कविता छोटी सी अगर आप पढ़ने की इजाज़त दें, मैं गो हत्या के विरोध में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले हिंदुस्तान में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी ब्रिटिश राज्य के समय। उन दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज का उत्सव हम आज मना रहे हैं। मैं पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मैं कविता नहीं लिख पा रहा था गो हत्या के विरोध में, आज कुछ लिखकर लाया हूँ। अगर कहीं गलती होगी, त्रुटि होगी तो क्षमा करें, और अगर आपका प्यार मिलेगा तो मैं इसको देश में सब जगह पढ़ने की कोशिश करूंगा कि साधु संत ऋषि और राजा करते जिसे प्रणाम। गाय की महिमा को आपके बीच रखने की कोशिश करता हूं। साधु संत ऋषि और राजा करते जिसे प्रणाम, सारे देव समाये जिसमें जो सब तीर्थों का धाम। लक्ष्मी और सरस्वती जिसके संग संग है चलती, जिसका अमृत पीने से आयु कभी नहीं है ढलती, जिसके आगे चलता नहीं आदि व्याधि का व्यापार, और जिसके दर्शन करने से सहज खुल जाता मोक्ष का द्वार। जिसके आगे चलता नहीं आदि व्याधि का व्यापार, और जिसके दर्शन से खुल जाता सहज मोक्ष का द्वार। जैसे काष्ठ का अग्नि से हिम का जल से, जैसे काष्ठ का अग्नि से दूध का घृत से हिम का जल से नाता है, वैसे भारत की सभ्यता और संस्कृति में रची बसी गो माता है। वैसे भारत की सभ्यता और संस्कृति में रची गो माता है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर सब गो माता की महिमा गा गए। राम कृष्ण बुद्ध महावीर सब गो माता की महिमा गा गए। अरे गुरु गोविंद सिंह हो या महर्षि दयानंद, गुरु गोविंद सिंह हो या महर्षि दयानंद हो, सब गो रक्षा का पाठ पढ़ा गए। मारवाड़ में मेहू जी महाराज गो रक्षा करते बलिदान हुए। अरे गोगा जी भी पुत्रों संग गो रक्षा करते ही कुर्बान हुए। गोगा जी भी पुत्रों संग गो रक्षा करते ही कुर्बान हुए। अगली पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि छत्रपति शिवा ने आजीवन गो रक्षा हित शरसंधान किया। छत्रपति, राजस्थान की धरती पर खड़ा होकर पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अगर आपको पता हो, महाराणा का इतिहास आपको पता हो तो समर्थन करना। छत्रपति शिवा ने गो रक्षा हित आजीवन शरसंधान किया, और गो रक्षा हित ही घायल हो प्रताप ने अंतिम प्रयाण किया। वाह भैया वाह, वाह ब्रजराज जी। आज उसी गो माता की निर्दयता से हत्या होती बूचड़ खानों में, और जूं तक नहीं रेंगती भारत सरकार के कानों में। आज उसी गौ माता की निर्दयता से हत्या होती बूचड़ खानों में, और जूं तक नहीं रेंगती भारत सरकार के कानों में। तब कुछ पंक्तियां, जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी पर पढ़ना चाहता हूं, और इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि हमारे जितने भी पूर्व में जितने भी संत हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, सबने गो रक्षा के हित अस्त्र और शस्त्र उठाए थे। तब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज उसी गो माता की निर्दयता से हत्या हो रही बूचड़ खानों में, फिर भी जूं तक नहीं रेंगती भारत सरकार के कानों में। बोलो बोलो बोलो, तुम गो हत्यारों को क्यों दंड नहीं देते हो? बोलो बोलो, तुम गो हत्यारों को क्यों दंड नहीं तुम देते हो? अरे गो भक्षण करने वालों के संग तुम कैसे लेन देन कर लेते हो? वाह भैया वाह 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 वाह, अच्छी बात। तालियां थोड़ी अधिक होनी चाहिए थी इस पंक्ति पर। तुम गो हत्यारों को क्यों दंड नहीं तुम देते हो? अरे गो भक्षण करने वालों के संग तुम कैसे लेन देन कर लेते हो? अंतिम 3 पंक्तियां आप लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। लो शपथ, लो शपथ, लो शपथ, लो शपथ, अब गो माता पर तुम आंच नहीं आने दोगे। लो शपथ, लो शपथ, अब गो माता पर तुम आंच नहीं आने दोगे, और प्राण रहेंगे जब तक तन में तुम गो वंश के प्राण नहीं जाने दोगे। लो शपथ, लो शपथ, अब तुम गो माता पर आंच नहीं आने दोगे, और प्राण रहेंगे जब तक तन में तुम गो वंश के प्राण नहीं जाने दोगे। है समर यह, है समर यह, तुम समर भूमि को गो हत्यारों की लाशों से पाट दोगे।
ये बात मैं तब करना चाहता हूं जब शिवा ने अस्त्र उठाए, शस्त्र उठाए, जब प्रताप ने अस्त्र उठाए, शस्त्र उठाए, जब ऋषियों ने, मुनियों ने शस्त्र उठा लिए, तो फिर हमें शर्म क्यों? तब कहना चाहता हूं, है समर यह, तुम समर भूमि को गो हत्यारों की लाशों से पाट दोगे, और जो छुरी रखेंगे गर्दन पर गौ माता की, तुम उन दुष्टों की गर्दनें काट दोगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।